Hello, viewers. We will be starting with this new subject that is public international law. बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है. इट्स जस्ट दैट कि कुछ बच्चों को समझ नहीं आता है द कॉन्सेप्ट द मीनिंग एंड वर्ड समझ नहीं आता ना, तो फिर उसको लगता है कि नहीं यार कितना डिफिकल्ट है, इट्स वेरी डिफिकल्ट एंड ऑल दैट. बट ऐसा नहीं है. इट्स इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट, ट्रस्ट मी ऑन दिस. सो विल गेट इनटू इट. थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे, कम पढ़ेंगे बट अच्छे से पढ़ेंगे. ओके. सो public international law, this is unit 1, and unit 1 would be introduction to the international law. Kya hai ye? Like, before getting into the very much complexity of the subject, let's understand what is this international law. Hota kya hai? So what all we will cover in this module is definitions, difference between the public international law and private international law. We will study about the theory of consent in international law, auto limitation theory, objective of 12, India and 12. I will just explain all this in further slides. Abhi basic se start karte. Not, let's not get into the complexity of the subject. Okay. ओके. सो सबसे पहले डेफिनेशंस है. डेफिनेशन स्टार्ट होने से पहले मैं अपनी तरफ से समझाती हूँ कि इंटरनेशनल लॉ क्या है. ठीक है. इंटरनेशनल लॉ पहली बात तो कोई एक नया कॉन्सेप्ट नहीं है. ठीक है. ये पहले भी रह चुका है इन द नेम ऑफ लॉ ऑफ नेशंस. लॉ ऑफ नेशंस को बाद में बोलने लगे हम उसको इंटरनेशनल लॉ. तो पहले लॉ ऑफ नेशन के नाम से ये प्रसिद्ध था. उसके बाद क्या है ये एक ऐसा लॉ है जो गवर्न करता है रिलेशंस बिटवीन द स्टेट ग्लोबली. एक तरीके का पीस, एक तरीके का कोऑपरेशन, एक तरीके का लेन देन जब हो रही है दो कंट्रीज के बीच में, दो स्टेट्स के बीच में, तो एक एक फोरम चाहिए था हमको, या एक लॉ चाहिए था, एक चार्टर चाहिए था जो ये सब चीजें रेगुलेट कर सके. डू यू गेट माई पॉइंट? तो इट वॉज अ नेसेसिटी दैट हम लोग एक ऐसा फोरम लेकर आए, एक ऐसा लॉ लेकर आए, एक ऐसा चार्टर लेकर आए जो ये सारी चीजें रेगुलेट करे ग्लोबल लेवल पर. क्या चीजें रेगुलेट करे? चाहे वो बिजनेस रिलेटेड हो, एक्सपोर्ट इम्पोर्ट, चाहे वो कम्युनिकेशन हो, पोस्टल कम्युनिकेशन से रिलेटेड हो, चाहे एनीथिंग. एंड ऑब्वियसली एक सर्टेन टाइम के बाद ग्लोबलाइजेशन बढ़ने लगा. ठीक है. लोग अपनी अपनी इकोनॉमी को ग्लोबलाइज करने लग गए, प्राइवेटाइज करने लग गए. तो इससे क्या हुआ? बाहर की कंट्रीज का आना हुआ, एमएनसीज का इनकॉर्पोरेशन होने लग गया. तो जब ये सब चीजें हो रही हैं तो वी नीड अ लॉ दैट वुड रेगुलेट इट, कि अगर कल को कोई डिस्प्यूट आता है तो हम किसके पास जाएंगे? ठीक है. अपने डिस्प्यूट को सॉल्व करने के लिए, सेटलमेंट्स के लिए किसके पास जाएंगे? तो इंटरनेशनल लॉ का एग्जिस्टेंस ऐसे आया है. ठीक है. अच्छा. बेसिकली जितनी भी ट्रीटीज हैं, कन्वेंशंस हैं, कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, ये सब चीजें कैसे रेगुलेट हो रही है इस इंटरनेशनल लॉ के रेफरेंस में. लाइक उसके अंडर ये सारी चीजें रेगुलेट होती है किसी भी कंट्रीज के बीच में. ठीक है. अदर देन दिस, लाइक जेरेमी बेंथम इज द फर्स्ट पर्सन जिन्होंने ये इंटरनेशनल लॉ जो शब्द है इसका इस्तेमाल करा. और कब करा? इन 1789 में इनकी एक बुक आई थी, प्रिंसिपल ऑफ मॉरल्स एंड लेजिस्लेशन. इस बुक के अंदर जेरेमी बेंथम ने ये वर्ड यूज करा, इंटरनेशनल लॉ. तो इट्स नॉट अ वेरी न्यू कॉन्सेप्ट कि हम कह दें कि नहीं 19th सेंचुरी का या 20th सेंचुरी का ही तो कॉन्सेप्ट है. नो, इट्स अ ओल्ड कॉन्सेप्ट. इट्स जस्ट दैट ये टाइम के साथ रिफाइन हुआ और ज्यादा पॉलिश हुआ है. ठीक है. तो लेट्स टॉक अबाउट फर्स्ट बेंथम की डेफिनेशन. Bentham की definition is international law is a collection of rules governing relations between the state. International law क्या है? एक इट्स लाइक जितने भी रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं उसका एक कलेक्शन है जो कि नेसेसरी है गवर्न करने के लिए किनको? वो स्टेट्स के बीच में. ठीक है. क्योंकि स्टेट्स के बीच में लेन देन हो रही है. ठीक है. स्टेट्स के बीच में बातचीत हो रही है. तो उस चीज को गवर्न करने के लिए, उस चीज को एडमिनिस्टर करने के लिए, उस चीज का मैनेजमेंट रखने के लिए इंटरनेशनल लॉ रूल्स एंड रेगुलेशन बनाते हैं. दैट इज इंपॉर्टेंट टू इट. तो ये डेफिनेशन है. और जेरेमी बेंथम का नाम आप जरूर मेंशन करिए बिकॉज ही इज द फर्स्ट पर्सन जिन्होंने ये वर्ड इस्तेमाल करा. नेक्स्ट यूरिस्ट इज ओपेनहाइम.
ठीक है, ओपनहाइम आपको याद रह सकता है, ओपनहाइमर जो भी मूवी आई थी, फैंटास्टिक मूवी, आप उससे याद कर सकते हैं ओपनहाइम। तो ये जो ज्यूरिस्ट है, इन्होंने कहा था कि द लॉ ऑफ नेशंस और इंटरनेशनल लॉ इज द नेम ऑफ द बॉडी ऑफ द कस्टमरी एंड द कन्वेंशनल रूल्स विच आर कंसिडर्ड लीगली बाइंडिंग बाय द सिविलाइज्ड स्टेट्स इन देयर इंटरकोर्स विद ईच अदर। ठीक है, इसको हम तोड़ तोड़ के पढ़ते हैं। द लॉ ऑफ नेशंस, जैसे मैंने आपको पहले बताया, इंटरनेशनल लॉ को पहले लॉ ऑफ नेशंस भी कहते थे। तो द लॉ ऑफ नेशंस और इंटरनेशनल लॉ, ये क्या है? इज द नेम ऑफ द बॉडी। ये एक ऐसी बॉडी है जो कस्टमरी एंड कन्वेंशनल रूल्स को लीगली बाइंड करती है। अच्छा, कस्टमरी रूल्स क्या होता है? व्हाट आर कस्टमरी रूल्स? कस्टमरी रूल्स बेसिकली मीन्स जो पुराने कस्टम्स के थ्रू आए हों, जो बहुत टाइम से चीजें चली आ रही होती है ना एक सर्टेन कंट्री में, कि ये एक चलन है, ये एक हम बोलते हैं ना हिंदी में, दिस इज अ लाइक, ये एक चलन है, ये ऐसा ही चलता आ रहा है। तो कस्टमरी लॉज वो होते हैं, वो लॉज जो चलते आ रहे हैं, वो अब कन्वेंशनल रूल्स जो एक सर्टेन कन्वेंशन के थ्रू बनाए गए हैं। तो इन दोनों को मिलाकर उनको लीगली बाइंड करना, जितनी भी स्टेट्स है, जितनी भी सिविलाइज स्टेट्स है उनके बीच, ताकि जो उनके बीच में इंटरकोर्स हो रहा है रिलेटेड टू डिफरेंट एस्पेक्ट्स, वो उस पे नजर रखी जा सके, या उसके लिए वी नीड अ बॉडी ना। डू यू गेट माई पॉइंट? व्हाट ओपनहाइमर इज ट्राइंग टू से? ही इज ट्राइंग टू से दैट इंटरनेशनल लॉ या लॉ ऑफ नेशन एक ऐसी बॉडी है जो कि कस्टमरी और कन्वेंशनल रूल्स जो है उनको लीगली बाइंड करता है सिविलाइज स्टेट्स पर। ठीक है, दिस इज व्हाट ओपनहाइमर इज ट्राइंग टू से। Another jurist is Alf Ross. He is also trying to say that international law is the body of legal rules binding upon the states in their relation with one another. Very similar definition, but more refined. तो ये कुछ jurists है जिनका इंटरनेशनल लॉ पे क्या कहना था वो उन्होंने बताया है। Like you should write like opinions and the what jurists are trying to say in your answers. ये एक अच्छा इम्पैक्ट देते हैं, और दूसरा आपके अंडरस्टैंडिंग और ज्यादा ब्रॉडन करते हैं। दिस इज व्हाट आई फील। उसके बाद डिफरेंस बिटवीन, ओके, पब्लिक इंटरनेशनल लॉ एंड प्राइवेट इंटरनेशनल लॉ का डिफरेंस वी वुड कंटिन्यू। ओके,